वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में जहां पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वादा किया था आपसे मैंने, मोस्ट एक्सपेक्टेड ग्राफिकल क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूं बहुत बेहतरीन तरीके से यार, जितने भी मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफिकली, और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। 60 प्लस क्वेश्चंस है यार, पूरे कंप्लीट फिजिक्स के जो ग्राफ पे डिपेंडेंट होते हैं और जो एज इट इज एग्जाम में पूछे जाने के चांस बने रहते हैं, उनके कंसेप्ट यूज होके या एज इट इज सेम ग्राफ भी आ सकता है। तो जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम देखो 60 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट एकदम क्रिएट हो जाएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा भाई ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व करने हैं। और देखो यार, ग्राफिकल क्वेश्चन ना सेम रिपीट हो जाते हैं सम टाइम, यू नो। तो देखो ऑसम तरीके से आप अगर ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी सॉल्व करके आ सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ साथ। तो अब डरने का नहीं कि भाई ग्राफ का क्वेश्चन मेरे से नहीं होना, होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं वैसे ही क्वेश्चन डिक्टो नीट में और जेईई मेन में आते रहते हैं, आए हैं, आते रहेंगे आगे भी। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की कहानी मेरी जुबानी ज्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी, राइट, टाइम कम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, बहुत ध्यान से आपने कंसेप्ट समझने हैं, और इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन अगर फर्दर आएंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो एज इट इज भी आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब इसमें से कौन सा वो ग्राफ है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है, नॉट 2D, नॉट 3D, 1D की बात कर रहा है। तो सबसे पहला ग्राफ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे XT ग्राफ दे रखा है, X वर्सेस T, जिसमें कुछ इस तरीके के ग्राफ है। इस तरीके का ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस तरीके से प्लेन में है वैसे भी, और ये 0 से स्टार्ट होकर फिर से 0 हो रहा है। XT ग्राफ है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, चूंकि ये वन डायमेंशनल नहीं माना जाए, क्योंकि प्लेन में ये मोशन अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस तरीके का इसका चेंज होने का नेचर है ना, इस तरीके से जा रहा है, फिर इस तरीके से जा रहा है, राइट, चेंज होने का नेचर कुछ ऐसा है इसके। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, एक्चुअली दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 1D मोशन। ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं, XT ग्राफ है और एक सर्कल आपको दे रखा है, ये तो एक सर्कुलर है और ये 2D का ग्राफ आप मान सकते हो, बट नॉट 1D, क्योंकि कर्व यहां बन रहा है, कर्व यहां पे बन रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि 1D में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। यहाँ पे तो देखो डायरेक्शन यहाँ पे भी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, अगर इस तरीके से जा रहा है तो उस तरीके से जा रहा है, तो एक प्लेन मोशन आप मान सकते हो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल ग्राफ फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, थर्ड ग्राफ जो दे रखा है, जो उसमें वो दे रखा है V वर्सेस T। V देख लेते हैं, स्पीड है ना, दिस इज स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड है ये। और ये जो ग्राफ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, राइट। तो ये जो स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होती है, जबकि ये ग्राफ नेगेटिव रीजन में भी लाई कर रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल आल्सो। तो ये भी पॉसिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, और लास्ट का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब तीनों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यानी लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा कि इसमें से एक भी ग्राफ करेक्ट नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मजा आएगा। हर क्वेश्चन की अपनी एक कहानी है, हर क्वेश्चन में अपना एक नया कंसेप्ट है, उसको आप सीख के जाएंगे, देख के जाएंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है आपका ये। ठीक है ना। ओके बॉस, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी कैटेगरी से रिलेट करता है, बट उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ दे रखे थे, इसमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा बॉस। तो बना लेंगे ना सर, क्या टेंशन है सर, आप हमारे साथ हो तो हम बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, आपको सिखाऊंगा भी, टेंशन मत लो। उसने बोला कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, x इक्वल टू v नॉट t, राइट, प्लस हाफ AT स्क्वायर। बढ़िया है सर, बढ़िया इक्वेशन है। और जैसे कि आपको पता है ये सेकंड इक्वेशन मानी जाती है मोशन की। तो उसने बोला x वर्सेस t ग्राफ बनाओ, x वर्सेस t का ग्राफ बना दो। तो देखो x वर्सेस t का ग्राफ बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी, अगर आपने x वर्सेस t, तो x वर्सेस t स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है t की पावर 2 पे, और ये वाला फंक्शन भी है तो एक क्वाड्रेटिक टाइप की है, तो कर्व बनेगा, जबकि इसमें दिया है स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है इसमें, यहाँ पे है वेलोसिटी, इधर है टाइम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो, देखो भाई x वर्सेस t ग्राफ तभी बनता है जब x t की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन बनता, वो भी
ओरिजिन से तभी पास होता जब सिंगल टाइम का ही फंक्शन होता। यहाँ पे t की पावर 1 है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, तो कर्व बनेगा, है ना, कर्व बनेगा पैराबोलिक टाइप, राइट। तो ये तो करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी ना यार, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी यार सर। तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू dx/dt से इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो v आपका कितना आएगा, देखो यहाँ से v0 प्लस यहाँ पे हाफ a और यहाँ पे 2t, क्योंकि t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t रहेगा और 2 से 2 कैंसिल, तो v आपका आ गया v0 प्लस at। तो दिस इज योर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो v नोट है वो एक कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी t पे डिपेंड कर रही है और वो भी t की पावर 1 है। जब भी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे और टाइम की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा, बट वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा उस डिपेंड करेगा कि t वाले टर्म के साथ अगर कोई और टर्म है प्लस या माइनस में, तो उस पर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ प्लस में v नोट है, v नोट एक कांस्टेंट है और चूंकि ये पॉजिटिव भी है, स्लोप पॉजिटिव रहेगी क्योंकि t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और v नोट का भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ ओरिजिन से ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये वैल्यू v नोट की है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ केवल टिक नहीं करना है, सीखना भी है, राइट, सीखना भी है। कुछ ग्राफ है जो याद ही रखने हैं अपने, वो एज इट इज ही आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, बट यहाँ तो चलो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो समझ में आई बात। तो ये ग्राफ नीचे से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे v जो है वो प्लस में v नोट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और प्लस में ही यहाँ पे 80 है। तो इसका जो स्लोप है आप अगर देखेंगे, ये जब प्लस में होता है कोएफिशिएंट t का, तो स्लोप 90 डिग्री से कम रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा ना कि नीचे से नेगेटिव से, राइट। चलो बढ़िया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो जितने भी क्वेश्चन है ऑसम है, सारे ग्राफ ऑसम है ना, डिक्टो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से, ठीक है। बस देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, बड़ी जल्दी सीखते रहना, कंसेप्ट भी, ग्राफ भी, सब कुछ, ओके, कम ऑन। ओके भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन, मतलब मोशन से रिलेटेड है, 1D 2D कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे ऑसम तरीके से, वो पहले ही चैप्टर से है, क्योंकि उस चैप्टर से मैक्सिमम चांस होते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन आने के, स्ट्रेट मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वाले से, राइट। 2D 1D आप दोनों मान के चल सकते हैं। उसमें बोला क्वेश्चन नंबर 3 में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इसमें यू डोंट वरी अबाउट दैट कि इसमें सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे कि नहीं, सब इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी प्लस ओवरऑल सब क्वेश्चन है, तो आपने टेंशन नहीं लेने की डिक्टो आने के लिए, राइट। तो इधर दे रखी है उसकी पोजीशन, ठीक है सर, इधर दे रखा है टाइम, बिल्कुल है सर, और 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट ए की, और ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट बी की। चलो भाई बी की पोजीशन है, तो पता है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन ए अगर आप पढ़ेंगे, ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं यार, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट, पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर मैं इस लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इनकी स्लोप चेक करूं ये वाली, और इसकी स्लोप चेक करूं ये वाली, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं ये भी सेम है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन भी ना पढ़े और इस ग्राफ को देख के ही बताने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों की दोनों का एंगल सेम है एक्स एक्सिस के साथ, तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, और वेलोसिटी सेम होने के साथ साथ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर डी है तो डी है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, राइट। बट यहाँ पे आप टिक करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल इन सेम डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है। अब एक चीज और बता सकते हैं, अगर इनकी स्पीड सेम है और आपसे पूछे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो 0 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो 0 होगी, क्योंकि ये सेम स्पीड के चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होगी, ना कोई फास्ट चल रहा है ना कोई स्लो चल रहा है, सेम स्पीड के साथ जा रहे होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी पे, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑसम है भाई, डिक्टो आने के लिए ऑसम है, यू डोंट वरी, आप बस देखते जाए, समझते जाए, मस्त तरीके से एंजॉय करते जाए मेरे साथ, कम टाइम में इफेक्टिव वर्क करके आएंगे और सारे क्वेश्चन फोड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से थ्रो किया गया है, सपोज करो इनिशियल स्पीड होगी, ऐसे ऊपर को फेंका गया है, और आपको पता है यार किसी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये नीचे तो आएगी ही आएगी, है ना, ऐसे कहीं मैक्सिमम हाइट पे होगी, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आएगी, समझ रहे हो आप। तो भाई नीचे तो आएगी ना, ऑब्वियसली जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, राइट। तो बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस की जो वेलोसिटी होगी किसी इंस्टेंट टाइम पर, सपोज करो यहाँ से आपने फेंका, यहाँ पे वेलोसिटी है कहीं भी, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है हमने। चलो भाई देखो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछे ना कि पोजीशन टाइम, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ना कि पोजीशन, राइट।
तब आप कैसे ग्राफ ड्रॉ, इसको आप याद भी रख सकते हैं अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, इसको बनाने के लिए, इसको सीखने के लिए, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो हम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का होगा उसके अंदर इसको थ्रो किया होगा। अब फेंका तो अप डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मान लो, और ये डायरेक्शन जब नीचे आएगी तो उसको पॉजिटिव मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, देखो जब आप बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जा रही होती है ऊपर को, और इनिशियली जहां से फेंकते हैं वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिस भी वेलोसिटी के साथ आप फेंक रहे हैं। क्योंकि बॉल ऊपर को जा रही है, जी नीचे को है, तो बॉल की स्पीड ऊपर जाने पे कम होगी, जबकि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली बॉल के पास स्पीड है, जी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इनिशियली देखो जब जैसे नीचे से ऊपर जा रही है तो स्पीड मैक्स से, ये मैक्स है यहाँ पे यू, कम होगी और मैक्सिमम हाइट ये रही, यहाँ पे आके स्पीड 0 हो जाएगी। तो यानी ये ग्राफ टाइम वाले एक्सिस को टच करेगा। स्पीड वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी ले रहे हैं हम। उसके बाद ये यहां से डायरेक्शन चेंज कर रहा है और इसके अपोजिट इसकी डायरेक्शन डाउन होगी तो नेगेटिव में जाएगा। अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यार देख सकते हो नीचे जाने, 0 से नीचे जाने पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, पर नेगेटिव रीजन में नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ग्राफ यहाँ पॉजिटिव में है, ये वेलोसिटी मैक्स है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 होगी जो मैक्सिमम हाइट है, फिर ये बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी जब डाउन आ रहा है। यानी दिस ग्राफ फॉर अप मोशन एंड दिस फॉर डाउन मोशन, ऐसे भी याद रख सकते हो टेक्निकली। बट ये कब है, जब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें ना कि स्पीड की। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा होता है स्पीड का, ध्यान से समझना, अगर यहाँ लिखा होता है स्पीड और आपसे पूछा टाइम वर्सेस, तो ये जो ग्राफ है ये तो चलो ठीक था, लेकिन ये जो नेगेटिव में है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव होने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, तब ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता। दोनों को ध्यान से समझ लेना, गलती मत कर दियो गलती से भी, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट, बट अगर पूछा होता है स्पीड वर्सेस टाइम तो दिस इज करेक्ट, राइट। चलो समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, होप सो आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग प्रॉब्लम है, ग्राफिकल है सारे, ओके गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैचिंग प्रॉब्लम है। उसने बोला एक पार्टिकल इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, पहले बता दिया अभी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो उसने पहले ही बोला भाई स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो बढ़िया बात है भाई, क्या विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv ओवर dt, ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, dv इक्वल टू कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दो, उसका कांस्टेंट को c ले लो इनटू dt, इंटीग्रेट कर दो तो dv का बन जाएगा v और यहाँ c बन जाएगा t। यानी जो वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की वो t की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करते हुए बढ़ती है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होती है, बस ऐसे याद रखना। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग, राइट, मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले दिया है कि पार्टिकल का u अगर पॉजिटिव है, इनिशियल स्पीड, और उसका a भी पॉजिटिव है, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो बताओ कौन सा वीटी ग्राफ इसके लिए करेक्ट होगा। तो वीटी ग्राफ बनाना है, तो अगर इस कंडीशन के लिए वीटी ग्राफ बनाना है, देखो एक तो क्लियर है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, डैम श्योर। इधर आएगी वेलोसिटी, इधर आएगा टाइम। देखो भाई जब u पॉजिटिव हो तो ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ, एक चीज तो ये याद रखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव, मतलब v इंक्रीज कर रही होगी, और अगर v इंक्रीज कर रही होगी तो अभी बताया था इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऊपर को जिसकी स्लोप पॉजिटिव हो, ये वाली थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ये इसका इनिशियल u है, क्योंकि u v की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे वाली नेगेटिव होगी, समझ जाओगे ना यार, ठीक है ना बॉस। और ये थीटा लेस देन 90 होना चाहिए अगर a को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। चलो अब वो पूछ रहा है बी में, आप मैच करा लेंगे ना, तो पहले का जो मैचिंग हो रहा है वो हो रहा है 2 के साथ, ये आप करा लेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे दे रखा है u इक्वल टू नेगेटिव, u नेगेटिव है इनिशियल और a पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखना मतलब स्लोप पॉजिटिव रखनी है, इसको नेगेटिव, तो इसको शिफ्ट कर दो नीचे, ग्राफ को बस शिफ्ट कर दो नीचे। देखो u नेगेटिव नीचे है लेकिन जाएगा ऊपर को, क्यों, क्योंकि देखो स्लोप अभी भी 90 डिग्री है, समझे। तो ये ग्राफ बन जाएगा, दिस इज द मोस्ट पॉसिबल ग्राफ नाउ a, यानी जो b का है वो a से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है यार, कर लोगे ना। अब ये सारे आपने खुद ही कर लेने हैं, ठीक है। अगर मैं c पे देखूं, c वाले को देखूं, तो c वाले पॉइंट को अगर हम देखें उसमें u पॉजिटिव वाला है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर u पॉजिटिव है देखो,
तो ये रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्ड कर रहा है, डी एक्सलरेट कर रहा है, राइट। तो ये v है, ये t है, तो पॉजिटिव u है, लेकिन नेगेटिव स्लोप बनानी है तो नीचे को आएगा ग्राफ ऐसे। ऐसे कोई ग्राफ है? बिल्कुल है। तो ऐसा ग्राफ आएगा नीचे। देखो ये एंगल जो देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 से ज्यादा हो गया क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज पॉसिबल ग्राफ। और लास्ट की जो कंडीशन बची ऑब्वियसली वो तो आप खुद बना ही लेंगे। लास्ट की कंडीशन बची है डी वाली कि अगर u आपका नेगेटिव है और a भी आपका नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, तो देखो भाई इसके लिए सीधी सीधी सी बात है, नेगेटिव में रहेगा ग्राफ, ठीक है। देखो u भी नेगेटिव यहां और एक्सेलरेशन तो नीचे को जाएगा ऐसे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप बना लेंगे, ग्राफ को आपको रीड करना आ गया होगा, किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से बनाना है, यू कैन सॉल्व, राइट। सो एक अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं और एक छोटा सा और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, याद भी रखना इसको, है ना, कंसेप्ट भी बता दूंगा बट याद भी रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा सारे ग्राफ सॉल्व करने में, औसम तरीके से बस देखते रहना, कंप्लीट लेक्चर को बहुत अमेजिंगली देखना है। 2 क्वेश्चन भी एज इट इज मिल गया आपको, तो और क्या चाहिए यार जिंदगी में, राइट। बहुत अच्छे से आप धीरे 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 सारे कंसेप्ट सीखे, एनसीईआरटी टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। और जितने भी पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया, सारी चीज अगर आप ढंग से करके जा रहे हैं, रिवाइज कर रखा ऑलरेडी आपने, तो यार बहुत औसम स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में, बहुत औसम, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर बॉल को ऊपर को फेंका गया है, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, इनिशियल स्पीड कुछ ले लेंगे u, और ये जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस मान लो, उसने बोला मान लो भाई जेड एक्सिस ऊपर को फेंका गया है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से इसको थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में। द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ, ला क्या बात कर रहा है। तो बॉल को फेंका है इनिशियल स्पीड u के साथ, तो इसका मोमेंटम वर्सेस हाइट ग्राफ बनाना है। सपोज करो यहां से यहां तक गई होगी, तो इसकी जो हाइट है वो कुछ ऐसी रही होगी, राइट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी पहले हम निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है फाइनल, तो नीचे से ऊपर फेंका है, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, राइट, ऑब्वियस है। और v आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, g नीचे है, दैट्स व्हाई, राइट। तो मोमेंटम निकालना है आपको, सपने में आता है मोमेंटम होता है m into v, तो मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी है अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh। तो बेसिकली जो मोमेंटम है वो h पे देखो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट पे है ना, इस पूरे ब्रैकेट पे रूट है, मतलब u स्क्वायर माइनस 2gh, इस पे पूरा 1/2 है। तो जब इस टाइप का ग्राफ बनाया जाता है ना, इसको याद भी रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आया कि एक बॉल नीचे से ऊपर फेंकी गई है तो उसका मोमेंटम वर्सेस हाइट का ग्राफ बना दो, तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये p है, ये h है, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसा कोई भी ग्राफ देख लो जिसमें स्ट्रेट लाइन हो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा। और इनिशियली चूंकि स्पीड ज्यादा है उसके पास ऑब्वियसली, तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड से कर्व बनते हुए कम होते हुए, है ना, फिर ऊपर से नीचे भी आएगा, तो ये हो गया, हाइट पे वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0, उसके बाद नेगेटिव में आएगा ऐसे कर्व बनते हुए। तो एरो ऐसे लगाना है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ को एरो लगाना है, बस खत्म। इतना इजी बन गया आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना इजी बन गया। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करके आ सकते हैं और ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये इशू देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले पढ़ लिया जाए, ठीक है। उसने बोला पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है भाई, अ फोर्स F इक्वल टू kx इज एक्टिंग ऑन इट, एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, दैट इज kx, अच्छी बात है भाई। k इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब k को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। एंड इफ u इनिशियल इज 0, उसने बोला उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल, जब वो x 0 पे है तो वो 0 है, मतलब एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे है ना, तो ओरिजिन पे मान लेंगे x 0 है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 दे रखी है आपको, ठीक है। तो उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, तो u जो है पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका x। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और फोर्स गिवन हो, तो भाई कंजर्वेटिव कंसेप्ट मानते हुए F इक्वल टू होता है माइनस du ओवर dx। ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स आपको दे रखा है kx इक्वल टू माइनस du ओवर dx, और हमें निकालना है du, तो du आ जाएगा, dx इधर माइनस का kx, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा into dx। चूंकि भाई du की जगह u चाहिए, we have to integrate, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, we have to integrate, du का बन जाएगा u और माइनस के बाहर ले लो, k कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो ये बन के देखो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव में है, x 0 पे 0 आ रही है, तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बने कि u की वैल्यू आई माइनस हाफ के x स्क्वायर, तो ये माइनस बताता है ग्राफ नीचे आएगा। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो देखो u 0 हो रहा है x 0 पे, तो मतलब ग्राफ इससे स्टार्ट होगा, इसकी पावर 2 है तो पैराबोला बनेगा।
ऐसे ग्राफ बनेगा पैराबोला। बस इजी तरीका बता रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ करने का, राइट। पावर देखो पैराबोला, सिंगल पावर होती तो स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव का मतलब डाउन ना कि अप, बस खत्म कहानी। ठीक है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, मचा डालो। क्या बात कर रहे हो यार, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे हम। ठीक है, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन माना जाता है, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एज ए न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, रिलेशन बनाते हुए इसमें ग्राफ बना दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। एक बॉडी है वो जा रही होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसमें जो पावर अप्लाई उसको इंजन दे रहा होगा वो कांस्टेंट पावर है। उसने बोला जो पावर सप्लाई हो रही है बॉडी के मोशन में वो है कांस्टेंट। ठीक है, सप्लाइंग एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन करेक्टली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन। तो हमें ग्राफ बनाना है, हमें यहाँ पे उस गाड़ी का या पार्टिकल का या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जब भी गाइस पावर गिवन हो और वो भी कांस्टेंट, तो पावर का फॉर्मूला यूज करना है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आप सबको याद आ गया होगा। ठीक है, पावर तो कांस्टेंट है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी तो है, लेकिन ये क्या है, ये फोर्स है सर। तो कैसे निकालेंगे सर? अगर आपको याद हो ना कि हमें x वर्सेस t का रिलेशन चाहिए, अगर आपको याद हो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x टाइम की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है, अगर आप याद रख सको। अदरवाइज यहां से निकाल सकते हो, पावर होगी कांस्टेंट। ठीक है, पावर को एज इट इज रखो, फोर्स को लिखेंगे m में, वही हो जाएगा v। v को लिखोगे आप, v ही लिख दें, v ही लिखना पड़ेगा, तो v, तो पावर को आप लिखेंगे m, और a को लिखेंगे आप dv ओवर dt, राइट, इनटू यहां से आ जाएगा v। तो हमें dv चाहिए, तो ये dt इधर लेके आओ, p नीचे, तो p बाई m इंटू dt, यहां आएगा v dv। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो p और m तो कांस्टेंट है, इनको तो बाहर रख लो, ये dt का t हो जाएगा, यहाँ पे v की पावर 1 है और dv है, तो v का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से v स्क्वायर आ रहा है 2p बाई m इंटू t। ठीक है, तो v इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, t की पावर 1/2 पे। देखो जब इस पे रूट आएगा ना, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, हमें अगर v वर्सेस t पूछता तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते, राइट। लेकिन तो ग्राफ हमारा ऐसे बनता अगर v वर्सेस t पूछता, क्योंकि v t की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता v वर्सेस t के केस में। पर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो यार देखो v डिपेंड कर रहा है t 1/2 पर, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्मॉल वैल्यूज में लिख देंगे, और इसको फिर से dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 इनटू dt लिखेंगे। मैं बता रहा हूं कैसे आया होगा, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कंडीशन दिस रिलेशनशिप। देखो dx का हो गया x, और यहां पावर s की 1/2, एक और ऐड करो तो 3/2 आ गया, और नीचे भी 3/2। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है x डिपेंड कर रहा है 3/2 पर। तो जब x 3/2 पे डिपेंड करे, यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ग्राफ पैराबोलिकली इस तरीके से बढ़ेगा आगे, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमेशा। ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1.5 पावर आ रही है, 1 से कम नहीं 1 से ज्यादा है। तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट ग्राफ इन दिस कंडीशन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। तो दोनों बता दिए मैंने, फायदा हमारा हो गया कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछेगा तो ये बनेगा इस टाइप से, और x वर्सेस t पूछेगा तो इस टाइप का ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको अप्लाई करेंगे बेहतरीन तरीके से। जितने ग्राफिकल क्वेश्चन है वी कैन सॉल्व नाउ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, कर ही लेंगे, और एज इट इज पूछे जाने के भी काफी चांस है। यहां से जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं एज इट इज, राइट। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, कौन सा ग्राफ है जो एक प्लैनेट की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अराउंड द सन, और एक ग्राफ दे रखा है बिटवीन टाइम का स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर के बीच और उसकी जो रेडियस है उसके बीच, उसका क्यूब। तो यार आपको पता है जब प्लैनेटरी मोशन का थर्ड लॉ हम यूज करते थे केपलर का, तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता था। तो इसने इसी के बीच में पूछ लिया, तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए y और इस पूरे को मान लो x, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सीधी सी बात है। जब भी यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हो, r की पावर 3 लिखी है रिलेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे t स्क्वायर लिखा है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ज्यादा सोचने का नहीं। यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है, बना डालो बना डालो। अगर ऐसा होता कि ये ग्राफ होता t वर्सेस r, केवल यहाँ पे पावर 2 ना होती, केवल t टाइम होता और डिस्टेंस r होती, तो यहां से हमें पता है t कितना आना, देखो t आना है 3/2, और अभी बनाया मैंने 3/2 वाला, अभी बनाया, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता, तब ऐसा बनता है ग्राफ, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चंस, तो बस ध्यान देते जाओ मस्त तरीके से, राइट। चलते हैं लास्ट, नॉट लास्ट,
बहुत सारे क्वेश्चन है बट मैं पार्ट वाइज आपको सारे एक साथ दूंगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन है ये, इसमें जो ग्राफ है वो तो ऑब्वियसली सारे बच्चों को याद होता है, तो वो भी ग्राफ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड ग्राफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, इसी टाइप का सेम ग्राफ हमने वहां पे पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते थे, अगर आपको याद हो, तो उसके अंदर के फील्ड कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, स्फीयर पे कितना होता है, आउटसाइड कितना होता है, राइट। तो अगर इसके फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाए आर, कोई पोजीशन है, ठीक है, तो इधर एस का फील्ड और फील्ड को डिनोट किया गया ई से और पोजीशन को आर से। तो चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है, तो ध्यान देना सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर पे जो फील्ड होता है मैग्नेटिक बोल रहा हूं यार, ग्रेविटेशनल वो 0 होता है। इसके इंटरनल पॉइंट पे, जहां पे डिस्टेंस रेडियस से कम है, वहां पे जो फील्ड होता है इंटरनल पॉइंट पे, दैट इज, है ना, आपको याद होगा GMM/R³ इनटू स्मॉल r, ये होता था। तो ये सिंगल पावर पे डिपेंड करता है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन, और बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्फीयर के बाहर अगर लेके जाओगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद ऐसे जाएगा। तो इस टाइप का ये बनेगा 0 से स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आपको नजर आएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई कि किस तरीके से बनाना है, क्या है रिलेशन, किस तरीके से आप बना सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, राइट। अब इसी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी ग्राफ हमें दे रखा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो भी देख लेते हैं क्या है, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। अगर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक होलो स्फीयर की बात कर रहा है, तो देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है, यानी इनसाइड पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, -GM/R, और नेगेटिव साइन होता है। आउटसाइड की अगर बात करें, ठीक है, ये आउटसाइड अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये वाला, ठीक है, ये जो आर है यहाँ पे इंटरनल पॉइंट लो, या ये वाला आर, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल होगा क्योंकि इसकी रेडियस है, और जब बाहर जाओगे डिस्टेंस आर है, तो आप इसको कैपिटल आर लिखेंगे, बस ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। और अगर आउटसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो -GM/r है, जहां पे r रेडियस से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई आपका ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन बनेगा नेगेटिव रीजन में, और सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट बना दो, उसके बाद ऐसे बना दो, बात खत्म। उसके बाद देख सकते हो आप V0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट ग्राफ एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड दिस इज फॉर ग्रेविटेशनल होलो स्फीयर के लिए, नॉट फॉर सॉलिड स्फीयर। दिस इज फॉर होलो स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो चलो बता देता हूं, बोनस तब यहां पे मैं बनाता इसको, तब ग्राफ यहां से चलता, कर्व बनते हुए चलता है, ऐसे कर्व, फिर यहां से अचानक ही चेंज करता अपने आप को, ऐसा ग्राफ बनता है, पहले ये वाला कर्व फिर ये वाला कर्व, तब ये सॉलिड स्फीयर के लिए बनता, सॉलिड स्फीयर होता है अगर ये। Very important guys, very important, right? So this is how you can imagine and how you can solve the graphical questions very easily. अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, और जैसे मैंने आपको बोला सारे चैप्टर जिसमें भी ग्राफिकल क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप बस देखते जाए, मस्त तरीके से कंसेप्ट समझते जाए, ग्राफ को कैसे सॉल्व करना होता है, कौन से ग्राफ आ सकते हैं, सबकी लिस्ट बना लेना, रिवाइज करके जाना, क्योंकि डिक्टो भी आ सकते हैं, ठीक है, डिक्टो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेलिब्रेशन करना है आफ्टर योर एग्जामिनेशन, जब बहुत औसम तरीके से आप एग्जाम करके आने वाले हैं, तभी इतनी मेहनत की जा रही है। हर कैटेगरी की मेहनत मैं आपको करा रहा हूं, ग्राफिकल क्वेश्चंस, टॉप 10 न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, कंप्लीट कंसेप्ट सीरीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया की पहली शॉर्ट ट्रिक सीरीज, राइट, वो सब मैंने आपको दे रखी है। और आप अमेजिंगली अब बस रिवीजन करके जाए, फॉर्मूले सारे याद करके जाए, और अब तो मैं 100 टॉप मोस्ट फॉर्मूले की लिस्ट भी आपको देने वाला हूं, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करके जाए, सारे फॉर्मूले याद करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए। देखते हैं फिर कैसे हारेंगे हम, हार ही नहीं सकते, कोई हरा ही नहीं सकता आपको, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ गिवन इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दे रखा है, लेट्स सी यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है आपका स्ट्रेन, ओके, और ग्राफ आपको दे रखा है कुछ ऐसा। जब इस टाइप का ग्राफ हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में ओपनिंग अपवर्ड हो, पैराबोलिक टाइप अपवर्ड, तो याद रखना ये ग्राफ इलास्टोमर का होता है, इलास्टोमर, ठीक है, ये ग्राफ हमेशा इलास्टोमर के लिए यूज होता है, ये आपको याद रखना है, ना कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ना कि प्लास्टिक, ना कि कोई और, लाइक इलास्टोमर्स के लिए यूज होता है, लाइक रबर को एक इलास्टोमर आप कह सकते हैं, ठीक है, रबर को आप इलास्टोमर कह सकते हैं, राइट। तो ये याद रखने वाली बात है, तो आपको याद रखना है, समझ गए ना बॉस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से रबर बैंड से रिलेटेड ही है। उसने बोला था डायग्राम शोज ए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है इस बार, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स और इधर लिखा हुआ है उसका एक्सटेंशन,
ठीक है भाई, जो उसमें एक्सटेंशन हो सकता है, जो उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्राफ किस तरीके से जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से जाके ग्राफ आपका इस तरीके से आते हुए ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग। तो यार इसके लिए रिजल्ट आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। जब एक्सटेंशन, नो 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 नो, यहां पे एक्सटेंशन है, राइट, ये हमने उल्टा लिख दिया है, ये आपका एक्सटेंशन एंड दिस इज हियर इज द फोर्स, हियर इज द अप्लाइड फोर्स। ये जरूर देख लेना भाई, तो पंगा हो जाएगा बॉस, ठीक है। अब वो राइट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबर देन एक्सपेंड इट, मतलब इसको कंप्रेस करना एक्सपेंड करने कंपैरेटिवली इजी है। क्या ये सही है? रबर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर इट इज स्ट्रेस्ड। क्या ये सही है? द रबर बैंड विल गेट हिटेड इफ इट इज स्ट्रेस्ड एंड रिलीज्ड। द रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। नहीं, स्टील मोर इलास्टिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन इज थर्ड, है ना, मतलब थर्ड अकॉर्डिंगली, अगर आपके ग्राफ में थर्ड नहीं तो कोई और हो सकता है, बट मैं रीड कर रहा हूं। द रबर बैंड विल गेट हीटेड इफ इट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो और फिर रिलीज कर रहे हो, देख लो, स्ट्रेच कर रहे हो और उसके बाद रिलीज कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसकी कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग होगी, ठीक है, ये हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस्ट होती है और उसकी वजह से रबर बैंड आपका हीट अप होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो रबर बैंड विल गेट हीटेड, यस दिस इज करेक्ट, इफ इट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड कंडीशन में अगर आप उसको डालोगे तो ये याद रखने वाली बात है। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं क्योंकि डिक्टो क्वेश्चन ये आ सकता है एनसीईआरटी से रिलेटेड, राइट। डिक्टो यू हैव टू रिमेंबर, राइट गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट। एक वेसल है आपके पास कुछ इस तरीके से और इसमें पानी भरा हुआ था पहले, बिल्कुल ऐसे, राइट, वाटर है इसमें, और इसकी जो मेनिस्कस है वाटर का फ्री स्पेस वो बिल्कुल ऐसे है, प्लेन। लेकिन वो बोलते हैं आफ्टर सम टाइम इसको कुछ एक्सेलरेशन देते हैं राइट डायरेक्शन में, इधर को एक्सेलरेशन दिया है, डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन किधर को दिया है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मामला बदल जाता है बॉस। Towards right along the straight horizontal path which of the following diagram represent the surface of liquid। तो इसको एक्सेलरेट करने के बाद, इस कंटेनर को राइट साइड में एक्सेलरेट करने के बाद, अब बताओ इसका जो सरफेस है ये लिक्विड का, ये कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जब आप राइट साइड में एक्सेलरेट करते हो तो ये जो सरफेस है ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो पानी इस तरीके से जाएगा क्योंकि जो स्यूडो फोर्स है वो पीछे को लगेगा, तो इस तरीके से ऊपर को पानी ऊपर को चढ़ जाएगा और यहां से स्लोप डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे। तो अगर वो इधर जा रहा है राइट साइड में, अगर सर ये लेफ्ट में होता, अगर ये इधर जा रहा होता तो फिर ये ऐसे दिखता, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा होता तो इसके अपोजिट इधर ऐसे हो जाती स्लोप, राइट। तो ये याद रखना बिल्कुल ऑसम तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्राफिकल है हमारे पास, तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे, कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपको ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे होंगे और ये आपने प्रैक्टिस भी करनी है और सब तरीके से, तो आप वहां पे करेक्ट करके आ रहे हैं, राइट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर ड्रॉप इज कैप्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स, ठीक है। मान लीजिए वाटर ड्रॉप है आपके पास ये, ठीक है, दो ग्लास प्लेट लेके आए और आपने उनके बीच में इसको रख दिया, तो एक प्लेट ऊपर रख दी, एक नीचे, तो बताओ ये कैसी दिखेगी अब। तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली, जब आप दो ग्लास प्लेट के बीच में इसको रखेंगे तो वाटर ड्रॉप अलग हो गई, ग्लास प्लेट अलग हो गई, तो यहां पे ड्यू टू जो एडिसिव बॉन्डिंग होती है, एडिसिव जो फोर्सेस होते हैं उनकी बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से ये जो ड्रॉप है, ये इसकी जो शेप है वो किस तरीके का नेचर यहाँ पे बनेगा, उसका कुछ ऐसा बनेगा, कॉनकेव टाइप का दिखाई देगा, ऐसे बनती हुई नजर आएगी, ठीक है, ऐसे बनती हुई नजर आएगी। ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो चूंकि ड्रॉप और ये जो प्लेट है ना, इनके अगर आप देखेंगे यहाँ एडिसिव जो फोर्सेस होते हैं, राइट, एडिसिव बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस अब नजर आएगा, देखो बाहर से अगर इधर से देखो, इधर से ये कॉनकेव टाइप का नजर आएगा मेनिस्कस, ठीक है, कॉनकेव टाइप का, ना कि कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये ध्यान रखना, है ना, ऐसे नहीं होगा कि भाई ऐसे हो जाएगी वो, ऐसे दिखेगी, ऐसे नहीं होगा, है ना, दिस इज नॉट, ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव टाइप की दिखेगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में। समझ गए होंगे यार, कोई टेंशन नहीं है यार, देखो मजा आ रहा है ना, ग्राफिकली क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़े से बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, अप्लाई करना आता है, तो बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, है कि नहीं।
है कि नहीं बॉस? ओके, सो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ग्राफिकल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए, और लास्ट के 3 डेज आपके पास हैं, आप 4th 5th और 6th, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कवर अप करके जाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर ली है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्ट, फार्मूलाज एंड ऑल, ठीक है। और आपको फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट भी आज ही मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। उसकी लिस्ट बन जाएगी और कंप्लीट उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट। चलो, उसने बोले टॉल सिलेंडर इज फिल्ड विद विस्कस ऑयल, ठीक है। चलो ठीक है भाई, एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसमें विस्कस ऑयल है ना, ऐसे मान लो आप, ठीक है, इस तरीके से, राइट बॉस। उसने बोले राउंड पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। एक राउंड पेबल है आपके पास और ये इस तरीके से इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है, ड्रॉप किया गया है और ये इसमें जाएगा, और ये विस्कस है, ठीक है, ये विस्कस लिक्विड है, ऑयल है, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। एंड बोल रहे हैं आपसे फ्रॉम द प्लॉट शोन इन द फिगर इंडिकेट वन ऑफ दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पेबल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यार जब विस्कस फ्लूइड होता है ना, विस्कस, तो इसमें जैसे ही वो पेबल इसमें जाएगा तो आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, उस पर एक्ट करने वाले सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी अकॉर्डिंगली, अगर वो विस्कस है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे, इसके ग्राफ की बात करोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जीरो से पहले इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी टाइम पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला इन द प्लॉट ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम शोइंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द आइस ऑन हीटिंग। आइस हीटिंग की बात कर रहा है कि इनिशियली आइस है, उसको आप हीट करेंगे, उसकी हीटिंग की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ आप सबको पता ही होगा, टेम्परेचर इधर लिख दिया मैंने, टेम्परेचर वर्सेस लाइक टाइम, ठीक है। जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा आइस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप हीटिंग कर रहे होंगे तो कैसे हो रहा है, तो ग्राफ दे रखा है उसने, ओ ए से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, राइट, और फिर ऐसे गया, ठीक है। तो ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। नाउ यू कैन सी, तो वो बोल रहा है कि विच पार्ट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ यू कैन सी हियर, तो अगर आप ए से बी तक देखोगे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां से यहां तक, राइट। अगर सी से डी तक देखोगे ये टेम्परेचर देखो कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट है, जो आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉइलिंग पॉइंट एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो ए से बी में भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और सी से डी में भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जो टेम्परेचर है ये आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो बस इतना तो इजीली आप देख के बता सकते हैं। देखो सी पे भी टेम्परेचर 100 है, डी पे भी टेम्परेचर, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम तो चेंज हो रहा है देखो, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ए से बी तक, ठीक है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है। सपोज करो आइस है, आपने उसको हीट करा, अभी वो सॉलिड फॉर्म में थी, वाटर फॉर्म में बन गई होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है टेम्परेचर अभी भी, समझ गए होंगे आप, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से फोड़ के आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होगी हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी, और मजा आएगा। डिक्टो क्वेश्चंस आने के पूरे चांस रहने वाले हैं यहाँ से, समझ गए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वाह, 2 ग्राफ यहाँ से पूछे जा सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। देखो भाई न्यूमेरिकल भी आता है, वो तो आप सबको बताइए, और उसके क्वेश्चंस मैंने बहुत करा रखे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट वो पूछा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो बताओ कौन सा होगा। देखो अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, उसको हम क्या लिखते थे, टेम्परेचर चेंज को के ई रेज टू पावर माइनस के टी, कुछ ऐसे लिखते थे आप। के एक प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे कांस्टेंट है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई की पावर माइनस के टी, के भी कुछ यहाँ पे इसका कांस्टेंट वैल्यू मानी जा सकती है, राइट। टी इसका टेम्परेचर है और दिस इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्राफ पूछ सकता है, एक तो या तो पूछेगा टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, या तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा इस तरीके से, भाई इसका ग्राफ बना दो, किस तरीके से बनेगा एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर क्या पूछेगा, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्राफ पूछा गया है, ठीक है, वो बोल रहा है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं जी। जब दोनों साइड का आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ डेल्टा टी लिखेंगे और इधर ये पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस, अच्छा यहाँ पे के लिखा है, ठीक है, कुछ ले लो, कांस्टेंट है ये, माइनस के टी आगे आ जाएगा, मान ले के स्क्वायर हो गया, और ये जो ई है ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टी अलग से हो जाएगा कांस्टेंट, अगर इसका कांस्टेंट कुछ अलग मानो, आप सी मान लो, तो इसको आप के सी मान लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस के सी इंटू टी, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली वो आपसे बात कर रहा है कि
इस सेंस में बताओ अब लॉग, अगर यहाँ पे लॉग ऑफ टी माइनस टी नोट लिखा हुआ है यानी डेल्टा टी, टी माइनस टी नोट मतलब ये डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये है तो भाई देखो ये नेगेटिव स्लोप के साथ है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा आपको बस। तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन बना होगा इस तरह का ग्राफ बनेगा, और सिंपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये फिर इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आए, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी विद नेगेटिव स्लोप, इसका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ये आप इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, आप याद भी रख सकते हैं क्वेश्चन को, आप याद भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे मैंने कंसेप्ट बता ही दिया आपको। सो जैसे मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही औसम होने वाले हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहना, समझते रहना कॉन्सेप्ट, राइट। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और उसने बोला ए बी सी डी आर ड्रॉन, 4 कर्व हैं, ए बी सी डी उनका नाम दिया गया है, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, द कर्व विच रिप्रेजेंट एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस। कौन से कर्व हैं जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल चेंजेस को रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये है पीवी कर्व। तो एक बना है ऐसे, एक ऐसे बना हुआ है, और एक बना हुआ है ऐसे, राइट। तो उसने बोला है कि ये कर्व है ए, ये बी, एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सा, सबसे पहले बात कर रहा है एडियाबैटिक है, कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आपका आइसोथर्मल है, बता दो। चलो आइसोथर्मल कौन सा है, 4 डालो इसको, पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, अगर मैं ए ग्राफ और बी ग्राफ की बात करूं, दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन, और अगर हम इनकी स्लोप की बात करेंगे, स्लोप, तो देखो इनकी जो स्लोप है, इसकी देखो या इसकी देखो, एक की कम है एक की ज्यादा, बट अल्टीमेटली थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, मतलब इनकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव। और याद रखना एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों की स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। दिस मस्ट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में अगर आप स्लोप निकालो, इस कर्व की देखो, इस पे टच करती हुई लाइन यहाँ, ये तो 90 से कम आ रहा है, इसकी भी अगर स्लोप निकालोगे तो देखो ये भी 90 से, तो ना तो ये एडियाबैटिक ना ये आइसोथर्मल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो ये है, ये वाला कर्व देखो, ये मोर स्लोप के साथ होगा, फिर ये होगा। तो ए जो है वो एडियाबैटिक है और बी जो है वो आइसोथर्मल है। अब ध्यान से देखेंगे, ए आपका एडियाबैटिक है और बी आपका आइसोथर्मल है, क्योंकि जो ग्राफ नीचे साइड होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी, वो एडियाबैटिक, इससे ऊपर वाला आपका आइसोथर्मल हो जाएगा। समझ गया ना, चलो कूल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखना कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप होती है इस कर्व की, dp ओवर dv, ये स्लोप होती है नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन कर्व्स के लिए नेगेटिव नहीं आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इन दोनों के लिए आ रही है। और उसमें भी पूछा था कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, तो नीचे वाला एडियाबैटिक होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड ही है, ग्राफिकल है, मजा आएगा। नेक्स्ट भी, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको अच्छा वाला फील देने वाले हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फॉर एन आइडियल गैस, राइट, गैस ग्राफ इज शोन फॉर 3 प्रोसेसेस, 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, 3 प्रोसेस हैं। तो वर्क डन की बात कर रहा है, 3 प्रोसेस दे रखे हैं, वर्क डन की बात कर रहा है प्रोसेस में। तो यार पीवी डायग्राम आपके पास होना चाहिए, राइट, पीवी डायग्राम, नो, दिस इज वर्क डन वर्सेस, दिस इज वर्क डन, है ना, ये वर्क वर्सेस चेंज इन टेम्परेचर का ग्राफ है भाई, है ना, इंटरेस्टिंग, राइट। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो एक जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल इस एक्सिस पे है, दूसरा ऐसे है, राइट, दूसरा ये रहा, और तीसरा कुछ ऐसे है। तो ये 3 ग्राफ आपको दे रखे हैं, ये पहला ग्राफ है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो पता क्या पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे जो वर्क डन वर्सेस टेम्परेचर का चेंज का जो ग्राफ दे रखा है आपको, उसके रिस्पेक्ट में पहला ग्राफ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, मतलब प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप सबसे पहले इस वाले ग्राफ की बात करें, इसकी, ठीक है, ये वाला ग्राफ टेम्परेचर वाली ही एक्सिस पे है, ठीक है। अगर आप देखें ये बिल्कुल टेम्परेचर वाली एक्सिस पे है, इसका मतलब अगर देखा जाए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वर्क डन की जो वैल्यू होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे वर्क डन है, तो ये ग्राफ तो इसी के ऊपर है, तो 1 के लिए वर्क डन आपका 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे तो 0 ही होगी। तो अगर पहले ग्राफ का वर्क डन 0 है, क्योंकि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राफ 1 का अगर वर्क डन 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वर्क डन 0 तब होगा जब वॉल्यूम आपके सेम हो जाएंगे, तो ये आइसोकोरिक बनेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस।
तो जो प्रोसेस 1 है यानी जो कर्व 1 है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, मस्ट बी आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। अगर आप सेकंड वाले का वर्क डन देखेंगे, देखो ये इसका टेम्परेचर है, सेकंड वाले का वर्क डन कहीं यहाँ पे है और इस वाले का वर्क डन कहीं यहाँ पे है, तो थर्ड वाले का वर्क डन ज्यादा है, सेकंड वाले का कम है, तो थर्ड वाले कर्व का वर्क डन इज ग्रेटर देन सेकंड वाले का। और अगर आप सबको याद हो दोस्तों, आप आराम से बता सकते हो कि किसका वर्क डन है ना, किसका वर्क डन ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली एडियाबैटिक वाले का वर्क डन ज्यादा होता है और आपका आइसोथर्मल आइसोबैरिक वाले का वर्क डन क्या होता है, रेस्पेक्टिवली कम होता है, राइट। तो यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, समथिंग समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे अगर थर्ड वाले ग्राफ का वर्क डन ज्यादा है, मतलब थर्ड वाला ग्राफ होना चाहिए एडियाबैटिक और सेकंड होना चाहिए आइसोबैरिक। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडियाबैटिक के लिए वर्क डन ज्यादा होता है आइसोबैरिक से, ठीक है। ये याद रखने, पहले ये याद रखो और बाकी तो आप बना ही सकते हैं। देखो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको थोड़ा सोचना भी होगा, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी ऑब्वियसली, ये तो आपके पास होगी, ये आप खुद करेंगे, आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर, राइट। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एनर्जी डिपेंड करती है, राइट। मतलब वर्क डन डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशन भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। समझ गए। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आप खुद भी ट्राई कर सकते थे, ओके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पीवी ग्राफ दे रखा है, दिस इज पी एंड दिस इज वी, राइट। तो उसने बोला एक प्रोसेस ये जा रहा है, एक प्रोसेस ये जा रहा है, ठीक है। ए से जाना है बी, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, ये ए पाथ है और जाने का ये बी पाथ है जाने का। तो यार आप इनिशियल ए आई से आप जा रहे हो, किसी भी रास्ते से जाओ, इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन, तो इंटरनल एनर्जी थ्रू दिस पाथ एंड एनर्जी थ्रू दिस पाथ सेम ही रहने वाली है। तो इंटरनल एनर्जी तो आपकी सेम रहेगी क्योंकि वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है केवल, राइट। अब बोल रहा है कि जब आप इस पाथ के थ्रू एफ पे जाओगे ए के थ्रू, तो आपके पास एनर्जी है क्यू ए, और जब इस पाथ के थ्रू जाओगे तो आपके पास एनर्जी है क्यू बी। तो देखो यार, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा आपका प्लस वर्क डन। तो पहले ये तो सेम हो गया, जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी वो इनटेक ज्यादा ही करेगा। तो जब पीवी डायग्राम आपको दे रखा है, दिस इज पीवी डायग्राम, तो हाउ यू विल डिफाइंड कि भाई वर्क डन किसका ज्यादा है। तो जब इस रास्ते से जाओगे, देखो ए रास्ते से, तो यहां से चले ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल, तो इसके अंडर जो कर्व का ये एरिया ये ज्यादा होगा, समझ गए आप। लेकिन जब आप नीचे वाले से जाओगे इससे, तो ये लाइन के नीचे इतना सा स्पेस है, केवल इतना सा, तो सीधी सी बात है वर्क डन थ्रू ए पाथ इज ग्रेटर देन वर्क डन थ्रू बी पाथ। तो अगर वर्क डन ज्यादा है तो ये देखो डायरेक्टली है क्योंकि ये सेम है, तो क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। बस ये आपने याद रखना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना होता है, राइट। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। होप्स आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लेकिन और ऑसम भी आएंगे आगे। अब ये +1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अब एंटर कर जाएंगे +2 वाले क्वेश्चंस में, समझ गए ना बॉस, यस। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी है। डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ दे रखा है और दो ग्राफ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। दिस इज फॉर टेम्परेचर T1 एंड दिस इज फॉर टेम्परेचर T2, नाउ यू कैन सी। तो उसने बोला डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, तो बताओ T1 T2 में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा आइडियल गैस के लिए। तो भाई देखो एक चीज तो क्लियर है, चूंकि ये डेंसिटी वर्सेस प्रेशर है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कर्व की स्लोप निकालोगे, मान ले थीटा है, तो tan थीटा अगर आप इसके लिए निकालोगे, तो इधर है डेंसिटी, इधर है आपका प्रेशर, तो tan थीटा आएगा आपका डेंसिटी ओवर प्रेशर। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, मैंने टेम्परेचर बनाना है, तो PV इक्वल टू आइडियल गैस के लिए nRT यूज कर लो, ठीक है भाई, ये कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे सर। और डेंसिटी जो होती है, ये डेंसिटी है, दिस इज प्रेशर। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी की जगह हम लिख सकते हैं दिस इज मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी की जगह लिखा जा सकता है, या वॉल्यूम की जगह भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे लिख लो। तो यहाँ P इंटू यहाँ लिख लूंगा मैं मास ओवर डेंसिटी एंड ये बनेगा nRT। तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ, देखो यहाँ पे ये है P और बाई है रो, बाकी ये सब कांस्टेंट मान लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो ये इसकी स्लोप भी आएगी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ थीटा, यही है ना। नो इसका रिवर्स है, क्योंकि यहाँ रो बाई पी है, यहाँ P बाई रो आया है, ठीक है, यहाँ P बाई रो आया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्लोप के tan थीटा के, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसकी स्लोप ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ठीक है ना। दो ग्राफ आपको गिवन है,
ये है रो, ये है टी। तो अगर एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, तो ये एंगल कम बनाएगा और ये एंगल ज़्यादा बनाएगा। तो T1 और T2, यानी इसके स्लोप ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कम होगा, है ना। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। जल्दी जल्दी मैंने ये लिख दिया है, दिस इज करेक्ट, राइट। तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है कि क्या दे रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज T2 is greater than T1. Simple as because of this graph is was density versus pressure, right? अब देखेंगे next question. Okay. तो next question है question number 3. Graph of the specific heat at constant volume for monatomic gas. यानी specific heat at constant volume की बात कर रहा है और वो बात कर रहा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती थी FR/2, यानी F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्राफ किसके बीच में पूछा है, ये है ग्राफ आपका स्पेसिफिक हीट का CV और वर्सेस T है ना, दिस इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है, उसके R जो है गैस कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रिकी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो दिस विल नॉट डिपेंड। एंड मोनोटोमिक गैस है तो ये भी लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है मोनोटोमिक के लिए 3 होती है, तो 3R/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। इंडिपेंडेंट, राइट, दिस इज इंडिपेंडेंट। समझ गए बॉस। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डजंट डिपेंड, ये भी कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को डिपेंड नहीं करते। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्टो आने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसने बोला ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अगेंस्ट द स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यानी SHN में जो वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर वर्सेस, ठीक है, एक्सेलरेशन का स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाओ। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, इधर लिखा होगा V² और इधर लिखा होगा एक्सेलरेशन A²। तो दोस्तों ये ग्राफ जो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक इलिप्स होता है ना, ये एक इलिप्स की तरह काम करता है। अगर इसका नेचर पूछ ले तो ये एक इलिप्स है, ठीक है, ठीक है। ये किस इक्वेशन से आया, A² ओवर A ओमेगा, A ओमेगा नहीं है बॉस, A² ओमेगा की पावर 4, A² ओमेगा की पावर 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा V² ओवर दिस इज A² ओमेगा की पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होना चाहिए, ये रिलेशन आएगा सॉल्व करने के बाद। तो उससे अगर ये क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, ये A² बाई समथिंग, दिस इज V² बाई समथिंग, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी जाएगी। तो ये कर्व बनेगा इस तरीके से, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, है ना। जब भी स्क्वायर हो A का भी और V का भी, तो इलिप्स बनता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। याद रख लियो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्टो आने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ग्राफिकली जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे इन चैप्टर से डिस्कस कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप इनको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट, और इनको याद भी रखेंगे कंसेप्चुअली, ठीक है। ओके भाई, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय दिस इज x, दिस इज a cos ऑफ ओमेगा t। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, SHM कर रहा है एक पार्टिकल। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग SHM कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx² एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ग्राफ बनेगा ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो दोस्तों ये अब तो आपको बनाना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा, हाफ k, x की वैल्यू है a cos ओमेगा t का होल स्क्वायर, तो u आ जाएगा हाफ k a² cos ऑफ स्क्वायर ओमेगा t। तो इस पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। तो एक तरीके से ये डिपेंड कर रहा है cos ऑफ स्क्वायर ओमेगा t, यानी cos का ग्राफ बनेगा वो भी स्क्वायर के साथ। तो cos का अगर ग्राफ बनेगा स्क्वायर के साथ, इधर लिखा होगा u, इधर टेम्परेचर का डिपेंडेंट है, तो cos का ग्राफ यहां से स्टार्ट नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में ना जाके सीधा ऊपर जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ ग्राफ इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसने बोलना है बताओ पहचानो कौन कौन से। तो ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन जो आपको दे रखा है समथिंग लाइक दैट, ये है P पोटेंशियल एनर्जी और ये है T। तो एक ग्राफ आपको दे रखा है यहां से चल रहा है समथिंग लाइक दैट, और एक ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। नो नो नो, नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। दोबारा बनाता हूँ, वैसे आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे।
राइट। तो दिस इज टी, और एक ग्राफ यहां से चल के हुए ऐसे ऐसे चल रहा है, एक यहां से चलते हुए ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ऑब्वियसली कौन सा करेक्ट है? ये आपका फर्स्ट ग्राफ है और ये डॉटेड वाला सेकंड ग्राफ है। तो जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला डार्क वाला, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरे वाला भी आपको पता ही है जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, दिस वन, दिस इज potential energy with respect to x displacement. This is how you can understand the concept and that you can draw the graph, right? So question number 26, question number 27, ये लास्ट के दो क्वेश्चन है जो +1 फिजिक्स से मैंने कंसिडर करे हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंसिडर करे हैं 27 है ना, और +1 फिजिक्स। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका +2 फिजिक्स, यानी क्लास +2 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं क्या है। ऑसम है भाई, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आई थिंक ये, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिक्टो आने के इसमें चांस बने रहते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है 4 पेंडुलम्स A, B, C and D आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। ओके, एक इलास्टिक सपोर्ट ये रही और 4 पेंडुलम यहाँ पे लटकाए गए हैं। ये D है और इधर A है, ठीक है, और A है, ये से थोड़ा सा B है, यहाँ पे जाके ऊपर को है हल्का सा, ठीक है, और C से थोड़ा सा नीचे ऐसे। तो A, B, C एंड दिस इज लास्ट D, ठीक है। उसने बोला ऑल द 4 पेंडुलम आर इलास्टिक, राइट। इलास्टिक सपोर्ट से नो 4 पेंडुलम्स A, B, C एंड D आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट। जो इलास्टिक सपोर्ट है वो सेम है इनकी, ठीक है। A एंड C आर ऑफ सेम लेंथ, A और C यानी ये वाला और ये वाला इसकी लेंथ सेम है। A की लेंथ C के इक्वल है, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया है। While B इज स्मॉलर देन A, जो B वाला है वो A से स्मॉलर है, बिल्कुल है भाई। एंड D इज लार्जर देन A, बिल्कुल D सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, D सबसे बड़ा है, ठीक है। सो अब वो पूछ रहा है इफ A इज गिवन अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर A को आप एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट देते हो, इसको वाइब्रेट करते हो, मतलब एक तरीके से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो D विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो बताओ D, C या A या सभी का जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन करने का वो क्या होगा, ये आपने बताना है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जो कंसेप्ट है वो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे A की और C वाले की, पेंडुलम की A की और C की लेंथ सेम दे रखी है और टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का 2π√L/G, सबके लिए सेम रहने वाला है। और देखो L दोनों की सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा, यानी A और C का टाइम पीरियड सेम होगा। अगर इनका टाइम पीरियड सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड अभी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो C की और A की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, मतलब ये एक रेजोनेंस में आ जाएंगे और ये रेजोनेंस में आएंगे, और रेजोनेंस में आने की वजह से C विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर आप देखें यहाँ पे C का जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, C के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसके वाइब्रेशन का ड्यू टू रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे मैक्सिमम तरीके से रेजोनेट करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने इसको दिया था, उसके बाद इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। समझ गए ना बॉस, ये याद रखने वाली बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो C विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, छोटा सा है, प्यारा सा है, आप खुद भी कर लोगे, फिर डिस्कस करना तो बनता है ना यार, जब सारे कर रहे हैं तो कर लेते हैं, अपना क्या जा रहा है कि नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला फिफ्थ हार्मोनिक फॉर वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, हाउ मेनी नोट्स आर प्रेजेंट हियर। तो कितने नोट्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये तो चलो लड्डू सा क्वेश्चन आपको मिल गया है और लड्डू की तरह इसको आप खा जाएंगे, ठीक है। तो एक वेव है जो कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है, इसको मैं ना ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। एक वेव ऐसे 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 जा रही है, ठीक है भाई, बढ़िया। फिर ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। ये देखना, ये सेम ही है, ये मैंने ऐसे उल्टा सीधा बना दिया, बट है सेम ही एक तरीके से, ठीक है। तो कितने लूप है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप्स हैं। तो पता है क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स पूछे या एंटी नोड्स भी तो पूछ सकता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटी नोड्स, राइट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट हियर। तो नोड्स कहाँ होंगे, जहां जहां पे ये जो वाइब्रेशन है कट हो रहे होंगे। एक ये रहा नोड, ये 1 है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और एक यहाँ पे छठा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 6 है। अगर एंटी नोड पूछे तो जहां पे ये मैक्सिमम वाइब्रेशन में है एम्पलीट्यूड ये है, ये 1 2 3 4
5 यानी 5 यहाँ पे एंटी नोड्स है, बट इस क्वेश्चन में हमारे से नोड ही पूछे गए थे, तो दैट्स वाई हमने इसका डिस्कशन कर लिया है कि भाई नोड को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है गाइस, तो ये थे यार आपके बेहतरीन से कुछ +1 के ग्राफिकल क्वेश्चंस। +2 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ये आज मिल जाएगी, वो कल मिल जाएगी और हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आज 4th है, कल 5th है, परसों 6th है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कल मैंने कुछ वीडियोज आपको दी थी कि किस तरीके से अपने अटेम्प्टेशन करने हैं क्वेश्चंस, वो भाई एग्जीक्यूट करना। 4th है, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे 2 to 5 में, जो मैंने आपको बताया था 2020 का, फिर कल करेंगे 2021 का, फिर लास्ट के 6 ऑफ मई को करेंगे आप 2022 का, है ना, विदाउट एनी हेल्प। उसके बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। देखो आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ चुके हैं और दमदार तरीके से हम ये सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज लिस्ट में आपको दूंगा, उसको रिवाइज कर लेना, उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन अब ऑलरेडी आपके पास हैं, इन द फॉर्म ऑफ सीट्स, इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीज, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, और आपके पास जो भी नोट्स हैं या बुक है, जो भी है, राइट। तो या जो नोट्स में आपके क्वेश्चन है उन पे ढूंढ के क्वेश्चन आपने करने, उससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है, और आप अपने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप फाइट करेंगे, बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहेंगे, खुश रहना है। ठीक है, अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेंटेन रखना है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।